गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर की प्राणी शास्त्र की कक्षा में तृतीय वर्ष के छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे आपको द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बच्चों, इस पेपर में 3 सेक्शन हैं, ए, बी और सी। सेक्शन ए इकोलॉजी के मूलभूत कॉन्सेप्ट या अवधारणाओं से संबंधित है। सेक्शन बी रिसोर्स इकोलॉजी अर्थात संसाधनों और प्रदूषण से संबंधित है, और सेक्शन सी प्रदूषण तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो प्रारंभ हम करेंगे सेक्शन ए के पहली टॉपिक से। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, स्कोप ऑफ इकोलॉजी और ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। तो इसमें आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन का इतिहास। पहले समझ लेते हैं कि इकोलॉजी क्या है। 2 शब्द हैं ग्रीक भाषा के, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का अर्थ होता है सराउंडिंग्स और हाउस और हैबिटेट और रेजिडेंस, निवास स्थान, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अपनी सराउंडिंग्स का अध्ययन, अपने आवास का अध्ययन, इसके बारे में जानना, ये इकोलॉजी है। बच्चों, अगर इसके अध्ययन या जानने के इतिहास की बात करें तो हम देखेंगे कि दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो बिना अपने सराउंडिंग्स को पहचाने हुए, बिना अपने सराउंडिंग्स को जाने हुए जीवित रह सके या अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ा सके। चाहे पैरामीशियम से ले लें, बहुत सूक्ष्म प्रकार का जीव है, प्रोटोजोआ का है, लेकिन ये भी अपनी सराउंडिंग्स को समझता है। अगर अम्लीय माध्यम का जल इसके सामने पड़ जाए या अधिक क्षारीय माध्यम का जल हो जाए तो ये अपनी दिशा बदल लेता है। तेज प्रकाश में भी ये अपनी दिशा बदल लेता है। इसी प्रकार चाहे मच्छर हो, अंडे देने के लिए नम स्थान, एग लेइंग के लिए वेट प्लेसेस का चयन करता है। पक्षी हो, घोंसला बनाने के लिए घने पौधों का, घने पेड़ों का चयन करते हैं। स्तनधारी हो, आवास के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार घास के मैदान, पेड़ या विभिन्न प्रकार की गुफाओं या बिल आदि का चयन करते हैं। ये सारा चयन अपनी पारिस्थितिक तंत्र को समझने के कारण ही वो कर पाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करें तो ना वो जीवित रह पाएंगे, ना अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जीव अपने वातावरण का अध्ययन करता ही है, और मात्र अपने वातावरण का नहीं, दूसरे के वातावरण का अध्ययन भी कई बार करना आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर शेर को हिरन का शिकार करना है तो उसको हिरन के वातावरण को समझना पड़ेगा, और हिरन को अगर शेर से बचना है तो उसको शेर के वातावरण से बचना पड़ेगा। ये कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जीव अपने वातावरण या परिवेश को समझता है और तभी वो जीवित रहता है। मानव द्वारा पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अध्ययन की बात करें तो प्रारंभ में मानव किसी समय गुफाओं में रहता था, पेड़ों के बीच में रहता था। जैसे जैसे उसने अपने आवास को और परिस्थिति को समझना प्रारंभ किया, उसने अपने लिए आवास के निर्माण शुरू किए, उसने अपने लिए कृषि आदि के उपक्रम शुरू किए। ये सब वो अपनी पारिस्थितिक तंत्र को समझने के कारण ही कर पाया है। अर्थात जब से मानव का उद्गम हुआ है तब से ही वो पारिस्थितिक तंत्र को समझने का निरंतर प्रयास करता रहा है और उसी अनुसार अपने को ढालता रहा है, उसी अनुसार प्रगति भी करता रहा है। इकोलॉजी के अध्ययन के इतिहास को 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक भारतीय
परिवेश में और दूसरा पाश्चात्य परिवेश में। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो उपनिषद आदि ग्रंथ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। 5000 साल पहले लिखे गए उन ग्रंथों में भी वृक्षारोपण, तालाब बनवाना, जीवों पर दया करना, इस प्रकार की अनेक बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं। इतना ही नहीं, अनेक जीव जंतुओं का, अनेक पौधों का विभिन्न रूपों में पूजा करने की या सम्मान करने की परंपरा भी भारतीय इतिहास में रही है। अर्थात ये सब कुछ बिना पर्यावरण या इकोसिस्टम को समझे नहीं हो पाया था। इकोसिस्टम को समझते थे लोग और जानते थे कि कौन से पौधे या जीव या समस्त पौधे और समस्त जीव कितने लाभकारी हैं, और उसी आधार पर ही उनके संरक्षण के लिए, उनके सम्मान के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की गई थीं। आगे बढ़ें, उपनिषद काल से आगे बढ़ें तो ईसा से लगभग 700 वर्ष पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रारंभ हुए। इन दोनों में अहिंसा अर्थात जीव हत्या को मना करना, जीव हत्या नहीं करने की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। ये भी एक तरह से जैविक तंत्र को समझने के कारण ही संभव हुआ कि पृथ्वी पर सभी जीवधारी आवश्यक हैं, इसलिए किसी जीव की हत्या ना की जाए। तो ये तो भारतीय प्राचीन परिवेश में किस प्रकार से इकोसिस्टम को समझते थे और उसका पालन करते थे, उसकी बात हुई। अब आगे पाश्चात्य परिवेश की बात करें। सबसे पहला जो प्रयोग जिसको इकोलॉजी से जुड़ा हुआ मान सकते हैं वो लीबिग का था। लीबिग ने 1840 में लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, अर्थात जो सबसे कम उपस्थित न्यूट्रिएंट होगा उसी पर पौधे की वृद्धि निर्भर करेगी। तो ये एक तरह से प्रारंभिक प्रयोग माना जा सकता है, यद्यपि तब इकोसिस्टम या इकोलॉजी की अवधारणा उस रूप में विकसित नहीं थी, लेकिन उसको हम इस रूप में मान सकते हैं। उसके बाद नाम आता है, जो महत्वपूर्ण नाम आता है, अर्नस्ट हैकेल। हैकेल का नाम इसमें सबसे प्रारंभिक कार्यकर्ताओं में से आता है, वैज्ञानिकों में से आता है। इन्होंने 1866 में इकोलॉजी की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसके बाद दूसरा नाम आता है सेस नाम के वैज्ञानिक का। सेस ने 1875 में जैवमंडल या बायोस्फीयर को परिभाषित किया और इसकी अवधारणा को समझाया। सेस के बाद जो अगला नाम आता है वो है कैंडलर। कैंडलर ने 1900 ईस्वी में 1900 में सक्सेशन की अवधारणा को समझा और परिभाषित किया। सक्सेशन वो अवधारणा है जब किसी बैरन खाली स्थान पर जातियों का विकास प्रारंभ होता है। इसके बाद अगला जो प्रमुख वैज्ञानिक का नाम आता है वो है ब्लैकमैन। इन्होंने लीबिग वाली अवधारणा को ही आगे बढ़ाया, लेकिन जहाँ पर लीबिग न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे वहाँ ब्लैकमैन ने कहा कि खाली न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये जो वातावरणीय कारक हैं, ये कारक भी पौधे की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस तरह से लीबिग की अवधारणा को ब्लैकमैन ने विस्तार दिया और एक तरह से कहें तो इसमें इकोसिस्टम को सम्मिलित किया। इसी लॉ ऑफ मिनिमम के कंटिन्यूएशन में शेल्फर्ड ने 1919 में लॉ ऑफ मैक्सिमम दिया। जिस प्रकार से तत्वों की न्यूनतम आवश्यकता होती है उसी प्रकार से एक अधिकतम मात्रा भी उसकी सीमा होती है। न्यूनतम और अधिकतम के बीच में उनकी लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है। ये शेल्फर्ड का नियम था और जिसके बाद लॉ ऑफ टॉलरेंस बनाया गया। 1935 में
टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने इकोसिस्टम को परिभाषित किया और इकोसिस्टम की अवधारणा पूरी तरह से समझाई कि किस प्रकार से इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार के लेवल्स होते हैं, फूड चेन होती है, ट्रॉफिक लेवल और फूड चेन की अवधारणा उन्होंने समझाई। इसी के बाद एल्टन ने लगभग इसी काल में 1927 में इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए और बताया कि किस प्रकार से एनर्जी हो या नंबर हो, इनको पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इकोलॉजिकल निक अर्थात फंक्शनल स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम, इसकी अवधारणा गॉस ने दी थी, गॉस 1930 ने। और इस प्रकार से इकोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित होने लगी थी। 1953 में पहली पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ इकोलॉजी E.P. ओडम ने लिखी थी और इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इकोलॉजी एक विषय के रूप में स्थापित होना प्रारंभ हो गया। कहीं पर विषय के प्रश्न पत्र के रूप में, कहीं पर विषय के रूप में, और उसके बाद से इकोलॉजी एक विषय के रूप में प्रचलित हुआ, मान्य हुआ। अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट हुए थे प्रोफेसर आर मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। ये BHU में प्रोफेसर थे और 1998 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने भारत में इकोलॉजी विषय को स्थापित किया। भारतीय विश्वविद्यालयों में इकोलॉजी विषय का स्थापित होना, भारत में विभिन्न प्रकार के हैबिटेट इकोलॉजी से संबंधित अनुसंधान, वो इन्हीं की देन है, इन्हीं के द्वारा संपन्न हुआ था। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में श्री राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन कहते हैं, इन्होंने न सिर्फ अनुसंधान किया बल्कि पानी को बचाने और पानी का समुचित सदुपयोग करने के लिए अलवर ज़िले में विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी किए और उनके प्रयोग सफल रहे, जिनके लिए इन्हें मगासासे तथा अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। पर्यावरण पर अनुसंधान की बात करें तो प्रोफेसर एल.एन. व्यास ने कई अनुसंधान किए थे और विभिन्न झीलों में प्रदूषण की स्थितियां, अरावली की इकोलॉजिकल स्थितियों पर अनेक अनुसंधान किए थे। अनेक स्वयंसेवी संगठन भी पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं पर्यावरण के अध्ययन और संरक्षण के लिए। विद्यार्थियों, इन तमाम बातों से आपको लग रहा होगा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण या विश्व में पर्यावरण संरक्षण की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अध्ययन और अनुसंधान अपनी जगह है और मनुष्य की प्रवृत्तियां उससे भिन्न हैं। तमाम अनुसंधान और अध्ययन के उपरांत भी मनुष्य ने अपने लोभवश विभिन्न प्रकार के हानिकारक उद्योगों की स्थापना की, उद्योगों को स्थापित किया, जिससे निकलने वाली विभिन्न गैसों ने पर्यावरण को जहरीला बनाया। इसी प्रकार विभिन्न पर्वतों को तोड़ दिया गया, नदियों को खुदाई करके बिगाड़ दिया गया, तालाबों को खेती के लिए या आवास के लिए नष्ट कर दिया गया, जंगलों को खेती के लिए काट दिया गया और इस प्रकार से पर्यावरण को मानवीय गतिविधियों ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचा दिया है, जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, ओजोन परत में छिद्र होने के रूप में तथा विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के रूप में सामने आया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ अनुसंधान हो रहे हैं वो जन सामान्य में व्यावहारिक स्तर पर प्रयोग में आवें और वातावरण का संरक्षण किया जाए सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समस्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ग्रेजुएट लेवल पर पर्यावरण अध्ययन को एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित कराया, जिससे कि सभी लोगों में पर्यावरण जागरूकता विकसित हो सके। तो आज हम अपनी बात यहाँ पूरी कर रहे हैं। अगले लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे स्कोप और ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। थैंक यू।